कानून की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम कानून की बात में कीजिए स्वीकार राघवेंद्र का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि मोटर वाहन आज की हमारी रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में मोटर वाहन संबंधी नियम कानूनों की जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। इन्हीं नियम कानूनों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट पलाश बनर्जी जी। पलाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पलाश जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मोटर वाहन अधिनियम क्या है और इसे कब से लागू किया गया है और इसके अंतर्गत जो मोटर वाहन संबंधी महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये एक्ट सबसे पहले 1988 में आया और इतने साल चलता रहा। जैसे आपने बोला कि वाहन हमारे जीवन का भिन्न हिस्सा हो गए हैं। दिन पर दिन चीजें और कानून के बदलते अब जो कानून लागू है वो 2019 से नया एक्ट आया है, वो लागू है। वो एक्ट को आप 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक कि वाहनों के पंजीकरण में, वाहन चालक के पंजीकरण में जी, वाहन और चालक का वाहन में हो के जो गतिविधियां हैं उस पे नियंत्रण कि वो कानून की बाधाओं में रह के हों। जी पलाश जी, जैसे कि आपने मोटर वाहन अधिनियम को 3 भागों में बांट दिया है। आपने सबसे पहले मोटर वाहन की बात की, उसके बाद जो उसको चलाने वाला है वो व्यक्ति, और इन दोनों के मिलने से जो परिणाम आते हैं उन 3 विभागों में आपने इसको विभक्त किया। तो सबसे पहले हम मोटर वाहन की ही बात कर लेते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे जो मोटर वाहन होते हैं, जो हम लोग कार्स अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं या अन्य जो गाड़ियां हैं, इनके रजिस्ट्रेशन की क्या कोई निर्धारित अवधि होती है? डीजल वाहन की अलग, पेट्रोल वाहन की अलग। देखिए, पेट्रोल वाहन के लिए 15 साल और डीजल वाहन के लिए 10 साल ये एक्ट में नहीं निर्धारित है, क्योंकि हमारे प्रकृति पे जो असर पड़ रहा है इन वाहनों से ईंधन और रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, उसके चलते इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने उस तरीके से करा है और दिन पर दिन इस पे कानून बहुत सख्त होते चले जा रहे हैं। पलाश जी, जैसा कि आपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अवधि के बारे में बताया, ऐसे ही क्या रजिस्ट्रेशन के कई प्रकार होते हैं? बिल्कुल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, हैवी व्हीकल, सब में अलग अलग प्रकार होते हैं। 4 व्हीलरों में अक्सर आज नागरिक देखते होंगे कि गाड़ी में स्टेट का कोड यूपी नहीं होके BH नंबर दिखता होगा जी। तो वो पूरे ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन और परमिट की गाड़ियां होती हैं। आज से 20-30 साल पहले एक वक्त था कि एक आदमी का एक शहर में जन्म हुआ, उसने उस शहर में पढ़ाई करी, उसी शहर में विवाह किया, उसी शहर में नौकरी करी। लेकिन आज के समय में क्योंकि हर आदमी व्यवसायिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के चलते दूसरे प्रदेशों में और शहरों में जा रहा है और उसके चलते रजिस्ट्रेशन रिलेटेड समस्याएं आती हैं कि आप यूपी में रहते हैं, आप पढ़ने गए महाराष्ट्र में, आपके पास यहाँ स्कूटी थी, आप स्कूटी वहां ले गए, अब आप स्कूटी को वहां महाराष्ट्र में ट्रांसफर करवाइए। एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत हेक्टिक काम है कि आप उस चीज को पूरी तरीके से कर पाए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर से लेके, पैसे से लेके, हर चीज से आपको वहां पे चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक BH रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया लोगों के लिए। पलाश जी, आपने BH नंबर की बात की, यानी भारत सीरीज की बात की। तो आखिर भारत सीरीज का नंबर हर व्यक्ति को मिल सकता है या कुछ उसकी विशेष शर्तें होती हैं? उसकी शर्तें यही होती हैं कि आप उसमें निर्धारित टैक्स जो कि ज्यादा है वो आप देने के लिए तैयार हैं तो आपको मिल जाएगा। और क्या कोई ऐसी भी शर्त है कि उसमें जिस संस्थान से आप जुड़े हुए हैं उसे 3 या 4 स्टेट्स में होना चाहिए? ऐसे भी लोग हैं जो केवल ऑल इंडिया ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बाय रोड ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सरकारी या ट्रांसफरेबल जॉब्स में, कि उनकी जॉब्स इन 4 स्टेट्स में है। जी। आप केवल टैक्स पे करने के लिए ओके, सरकार को राजस्व मिलेगा और आपको सीरीज की गाड़ी मिलेगी जिसमें आपको से कोई समस्या नहीं है। आप ऑल इंडिया ट्रैवल करिए विदाउट एनी परमिट्स। जी। ये बेसिकली वैसे ही है जैसे हेवी व्हीकल्स की हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि उनके पीछे ऑल इंडिया परमिट एक शब्द लिखा हुआ है नंबर के ऊपर। पलाश जी, अभी तो आपने मोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की। अब जो दूसरा पहलू था आपका कि जो ड्राइवर है, जो चलाने वाला है, उसके विषय में भी हम कुछ जानकारियां ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि परमानेंट लाइसेंस के पहले भी कोई ऐसी प्रक्रिया होती है, कोई ऐसा लाइसेंस होता है जो कुछ दिनों के लिए मान्य हो, जिस दौरान आप अपनी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करें? एक 6 मंथ्स के लिए आपको टेम्परेरी लाइसेंस होता है, लेकिन उसमें भी आपके साथ हर वक्त एक परमानेंट लाइसेंस का चालक मौजूद होना चाहिए। आप वाहन लेके अकेले नहीं जा सकते। जी। पलाश जी, यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति या बिना लाइसेंस का व्यक्ति वाहन से कोई दुर्घटना कर देता है तो ऐसे में सजा के क्या? देखिए, इस चीज को लेके पहले तो बहुत सख्ती नहीं थी,
लेकिन इधर 10-15 सालों में इतना अंडर 18 में भी 15 से 18 के बीच के बच्चों ने इतनी ज्यादा संगीन दुर्घटनाएं कर दी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वाइकेरियस लायबिलिटी का। इसमें होता यह है कि चालक क्योंकि अंडर 18 है उसको कानूनी माइनर माना जाता है, तो चालक स्वामी जो कि अमूनन माता या पिता होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में उनको 3 साल तक की सजा और 25,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि अत्यंत गैर कानूनी काम है ऐसे किसी बच्चे को गाड़ी देना और उस बच्चे का उस तरीके से गाड़ी को चलाना। पलाश जी, अभी आपने बताया कि कोई व्यक्ति अगर माइनर है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है और उसने अपना लाइसेंस नहीं बनवाया हुआ है, अब वो दुर्घटना करता है, तब क्या क्या प्रावधान किए गए इसके लिए? देखिए, अगर 18 ईयर से ऊपर का आदमी है तो समस्या ये है कि उसके ऊपर भी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की FIR हो सकती है, क्योंकि वो 18 के ऊपर कानून का मानना है कि वो कॉम्पिटेंट टू मेक डिसीजंस में माने जाते हैं। वाहन स्वामी पे तो होगी ही जी, क्योंकि वो वाहन स्वामी है जी। लेकिन जो वाहन स्वामी नहीं है और उनके पास एक वैलिड लाइसेंस नहीं है तो उन पे भी होगी। और वैलिड लाइसेंस के चालक के ना होने से वाहन स्वामियों को भी आगाह करना चाहूंगा कि इंश्योरेंस क्लेम में भी समस्याएं आती हैं। जी, तो आपने ये बताया कि वाहन स्वामी को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या जब वाहन हम लोग खरीदने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, या बिना आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखे भी आपको वाहन दे दिया जाता है? मुझे लगता नहीं, वो लोग, मुझे जितनी मेरी नॉलेज है इस चीज में, कि वो आपका लाइसेंस नहीं देखते, वो आपकी पेइंग कैपेसिटी देखते हैं, आपका लोन शेड्यूल देखते हैं, उनको गाड़ी बेचनी है। लेकिन ये समस्या आती है कि वाहन स्वामी अगर लाइसेंस नहीं है जी, तो वो चीजें समस्या बनाती हैं। पलाश जी, आजकल आवश्यकता से अधिक सवारी वाहन सड़कों पर देखे जाते हैं। क्या इनकी रजिस्ट्रेशन की संख्या निर्धारित नहीं होती है, या अगर होती है तो कुछ अन्य नियम भी होते हैं जिनको फॉलो नहीं किया जाता? मेरा ये मानना है कि पहली चीज तो संवैधानिक रूप से हर आदमी को अपना व्यवसाय मानने का एक अधिकार है। तो उसके तहत कोई 3 पहिया वाहन, कोई 4 पहिया वाहन जो कि आम नागरिकों को यहाँ से वहां ले जाने के लिए यूज कर रहा है, खरीद रहा है, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पूरी तरीके से सरकार भी उस चीज को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। ये इसलिए है क्योंकि तमाम बार DM पुलिस के द्वारा बहुत बार ये चीज अलग अलग कथनों में, अलग अलग जियोज में ये कही गई है कि जो ई-रिक्शाज हैं वो मेन रोड पे ना आए, वो बस स्टेशन से मेट्रो स्टेशन छोड़ें, वो अंदर की रोडों पे चलें, वो लोगों को उनके मोहल्ले तक छोड़ें। लेकिन इस चीज का कोई एनफोर्समेंट नहीं देखा गया है, क्योंकि जब तक पुलिस नहीं एनफोर्स करेगी तब तक तो नामुमकिन है। पलाश जी, वाहन बीमा बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत और वाहन परचेजिंग के लिए भी। तो ऐसे में जो इंश्योरेंस होता है, थर्ड पार्टी बीमा होता है, वो कितना जरूरी है और क्या महत्व है उसके? देखिए, पहले तो इस पूरे चीज का इजाद ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से हुआ जी। तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है, मोटर मालिक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आपकी गाड़ी कल को क्षतिग्रस्त होती है, जिस भी इंसान को किसी भी प्रकार की चोट लगती है उसकी भी कैटेगरी है कि वो डिसेबल्ड हो गया है, कि वो डिसेबल्ड नहीं हुआ है, या उसकी मृत्यु हो गई है, या वो कोमा में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जजमेंटों में ये चीजों को अलग अलग कैटेगरीज में डिसाइड करके तय किया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको उस लाइबिलिटी से बचाने के लिए है जो उस इंसान को चोट लगी। जब आपकी मिनिस्ट्रीज लॉज बनाती है तो वो एक कानून का पर्पस भी डिसाइड करती है। तो अगर आप मोटर व्हीकल कानून को उठाएंगे तो उसको वेलफेयर लेजिस्लेशन कहा जाता है जी। वेलफेयर लेजिस्लेशन में कानूनों में कुछ हद तक बहुत रिलैक्सेशन होता है। अब आमुनन आप कोई भी आदमी ये बोलेगा कि वो आदमी गलत सड़क पार कर रहा था, हमारी गाड़ी से लड़ गया, हम क्यों पैसे दें जी। यहां बात आपकी गलती और उसकी गलती की नहीं है। यहां बात एक सामाजिक रूप से देखी जाएगी कि उस आदमी को क्या नुकसान हो गया। इसीलिए एक सेक्शन है जो ये कहता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी क्लॉज, किसी की फॉल्ट उसमें कवर्ड नहीं है, लेकिन उस आदमी को आर्थिक रूप से एक सपोर्ट मिले
जो चोट खा गया है, क्योंकि अब हमारे देश में गतिविधियां हैं ऐसी, क्योंकि कितना आदमी ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे सड़क पार कर रहा है जी, हम आप ही नहीं कर रहे होंगे। जी जी जी। तो इस चीज को लागू करना अपने में बहुत मुश्किल है। इसी वजह से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत अनिवार्य है उस आदमी को कंपनसेट करने के लिए, और लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस इंश्योरेंस को करा ही इसी दिन के लिए रहे हैं कि कल को उनके ऊपर वो आर्थिक बोझ ना पड़े और वो कंपनी दे। जी पलाश जी, ये भी देखने में आता है कि जैसे आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है, कोई एक्सीडेंट आपके वाहन से होता है, आप वाहन मालिक हो, और जिस पार्टी का एक्सीडेंट हुआ है वो कानूनन तौर पर आपसे मांग करता है कि हमें इसका हर्जाना चाहिए जी। तो जो कोर्ट केस में आप में उलझते हो, आपको अपनी तरफ से वकील रखना पड़ता है, उसका पैसा खर्च होता है, आपका समय खर्च होता है, तो वकील आपको ना रखना पड़े, क्या बीमा में ऐसी भी कुछ शर्त या कंडीशंस होती हैं जिसको फुलफिल करके या उसका पैसा पे करके आप ऐसा कर सकते हो कि जो ये सारा केस लड़ा जा रहा है वो उस बीमा कंपनी के वकील द्वारा ही लड़ा जाए? देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में समस्या ये होती है कि जब जो क्लेमेंट होता है जी, क्लेमेंट अगर खुद या डिसीज्ड की फैमिली मेंबर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में क्लेम दाखिल करते हैं जी, उस क्लेम में क्योंकि उनको हमारी गाड़ी का नंबर पता होता है, वो गाड़ी का नंबर देख के एक केस दर्ज करते हैं। उसके बाद हम उसमें अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बना के बुलाते हैं जो ऑपोजिट पार्टी है, जिनकी वाहन से घटना हुई है, और उसके बाद वो मुकदमा एक नॉर्मल केस की तरह चलता है और उसमें और कोई तरीका नहीं है चलने का, क्योंकि न्यायालय के सामने मैटर होता है और न्यायालय को पूरा एविडेंस और सब साक्ष्य देखते हुए उस मैटर का निस्तारण करना पड़ता है। उसमें गवाहियां होती हैं, जिरा होती है, उसके ऊपर आपका एक निर्णय होता है। जी जी। पलाश जी, एक शब्द आता है गोल्डन आवर, यानी कि स्वर्णिम घंटा, और उसके साथ ही गुड समैरिटन स्कीम, ये दो शब्द आपस में कब जुड़ जाते हैं आकर के, और इसका लाभ किस तरह से एक व्यक्ति उठा सकता है? देखिए, गोल्डन आवर हमारे यहाँ डॉक्टर्स सालों से कहते आ रहे हैं हर तरीके से कि किसी भी किस्म की घटना के बाद मरीज के लिए शुरुआत के 1 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना वाहन से हो गई है तो उसके बाद का 1 घंटा, उसके बाद का 1 घंटा बहुत जरूरी है, और उस 1 घंटे में मिलने वाला उपचार उसका जीवन शैली तय करने में बहुत महत्वपूर्ण जगह लेती है। लेकिन हमारे देश में कुछ बड़े अजीब घटनाएं होती हैं। जैसे ही किसी बड़ी गाड़ी वाले से किसी छोटी गाड़ी या पैदल चलने वाले आदमी से कोई भी एक्सीडेंट होता है, आदमी ये मान लेता है बड़ी गाड़ी की गलती है, उससे होने वाले अन्य चीजें, आप शरीफ आदमी हैं, आपको उतार के 10 लोग मारपीट देंगे, तो इन सब लोगों से डर के बचने के लिए लोग भाग जाते हैं जी। लेकिन लोगों को डरना नहीं चाहिए, लोगों को भागना नहीं चाहिए, और इसी वजह से गुड समैरिटन स्कीम लाई गई कि कोई भी ऐसा रास्ते से गुजरता आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी गाड़ी से घटना हुई है, वो भागे ना, वो मदद करे। इस चक्कर में सरकार उनको इनका इंसेंटिव भी देती है, और ऊपर से सरकार ये भी ध्यान देगी कि उनको केस कचहरी मुकदमों में परेशान ना किया जाए, कि इसमें हिट एंड रन केस कम किए जाएं जी। इसीलिए वो स्कीम को लाए। जी जी। पलाश जी, कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कानून की बात के आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राघवेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।